हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे हों और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही हो। तो आज की जो वीडियो होने वाली है, काफ़ी दिनों के बाद मैं व्लॉग लेकर आई हूँ रीट की प्रिपरेशन के साथ। तो अभी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। जो भी स्टूडेंट रीट की प्रिपरेशन करेंगे, अपना जो भी टाइम टेबल है वो एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। अपनी जो बुक्स है, कहाँ से स्टडी कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें। और काफ़ी दिनों के बाद मैंने व्लॉग बनाया है और अब से आप लोग डिसाइड करेंगे। आप बताइए कि मैं व्लॉग लेकर आऊँ या फिर जैसी मैं वीडियोस बना रही थी एजुकेशनल टाइप वो बनाऊँ, या फिर व्लॉग लेकर आऊँ स्टडी के साथ। आप लोग प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा। और आज काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग बनाया है, तो आज स्टडी का ही बनाऊंगी कि मैं अपना सारा घर का काम करने के बाद स्टडी किस टाइम करने के लिए बैठती हूँ और कितने वक्त तक जो है स्टडी करती हूँ, कितना समय मुझे मिल पाता है घर के कामों के साथ साथ। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं अकेले रहती हूँ, तो मुझे कितना टाइम मिल पाता है बच्चे को संभालने के बाद और इवन घर का काम करने के बाद भी। तो मैं कैसे कैसे मैनेज करती हूँ सारी चीज़ों को। तो यहाँ पर सुबह का टाइम है जब मैंने अपना काम स्टार्ट किया है। वैसे तो देखिए सुबह जल्दी करना चाहिए, लेकिन मुझे जल्दी टाइम नहीं मिल पाता है क्योंकि रात को भी मैं 2 से 3 बार उठ जाती हूँ। ठीक है, तो क्योंकि दूध पिलाना पड़ता है, तो उसके लिए मुझे 2 से 3 बार उठना पड़ता है, तो फिर नींद अच्छे से नहीं आती। वैसे भी लेट सोते हैं, तो सुबह इतना जल्दी नहीं उठ पाते हैं। लगभग 7 से 8, 9, 10 बजे तक मैं अपना सारा काम कर लेती हूँ। ठीक है, सबसे पहले वही है जो सब करते हैं घर में, झाड़ू लगाना, वो सारी चीज़ें। और मैं बस जब भी मैं किसी काम के लिए मतलब कोई भी काम करने लगती हूँ, तब मन में यही रहता है कि जल्दी जल्दी कर लूँ, उसके बाद पढ़ाई के लिए, मुझे स्टडी के लिए वक्त मिल जाए। क्योंकि देखिए जिसके पास छोटा बेबी होता है, उसे स्टडी करने का वक्त जो है उसी के अकॉर्डिंग लेना पड़ता है, अपने बेबी के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्योंकि जब वो सोता है तभी जो है टाइम मिल पाता है पढ़ने के लिए। अदरवाइज़ अगर जागता है तो जागते हुए हम उसके साथ स्टडी कर ही नहीं पाते हैं किसी भी कंडीशन में। तो ये सबके साथ है, जो भी जिनके पास भी छोटा बेबी है उन सभी के साथ सेम कंडीशन होती है। ठीक है, पहले मुझे नहीं पता था, लेकिन बेबी होने के बाद ही ये सारी चीज़ों का एहसास हुआ मुझे कि सबकी जो कंडीशन होती है ना इस वक्त सेम होती है। हाँ, उनकी कंडीशन थोड़ी अलग होती है जिनके पास संभालने के लिए कोई अदर पर्सन होता है, जैसे किसी की सास हो या कोई अपनी मम्मी के साथ रहता है या फैमिली में और मेंबर हो। ठीक है, तो उनकी समस्या थोड़ी अलग होती है, उनकी कंडीशन अलग होती है। लेकिन जो कोई सेपरेट रहता है ना, उनकी कंडीशन एक जैसी होती है। तो अभी फ़िलहाल घर का जो भी काम होता है, जैसे सुबह मैंने झाड़ू लगाई, फिर उसके बाद सारे को पोछा लगाया। पोछा सर्दियों में भी डेली इसलिए लगाना पड़ता है क्योंकि जो गुड़िया है ना मेरी, वो अभी नीचे चलना शुरू किया है उसने, तो उसके लिए मुझे सारे को बहुत ज़्यादा सफाई रखनी पड़ती है, ताकि वो कुछ भी उठाकर मुँह में ना दे ले या फिर कुछ भी ऐसा छोड़ना अच्छा नहीं होता है, जो वो उसको अटक जाए। ठीक है, उसको नहीं पता अभी कोई चीज़ कैसे उठानी है, कैसे नहीं, कौन सी चीज़ खानी है, कौन सी नहीं। तो वो हर चीज़ों को ना अभी मुँह में ही देती है, क्योंकि उसके दाँत निकल रहे हैं, तो वो थोड़ा-सा उसको मतलब कि थोड़ा दर्द पेन होता है उसको, तो उसे लगता है कि हर टाइम मुँह में कुछ न कुछ दबाते रहे, तो इसलिए वो सारा जो भी चीज़ें होती है ना, वो कोशिश करती है खाने की। तो इसलिए मुझे सुबह-सुबह सबसे पहले तो उसकी सफाई का ध्यान रखना होता है, उसके बाद फिर उसके कपड़े वगैरह, क्योंकि वॉशिंग मशीन मेरे पास नहीं है, तो मुझे हाथ से ही धोने पड़ते हैं, सर्दी हो या गर्मी। और फिर सभी को पता है कि बेबी के बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, वो गंदे बहुत जल्दी करते हैं, बहुत सारे होते हैं, और सर्दियों में तो बहुत सारे हो जाते हैं कपड़े। एक बार भी सूसू कर दो तो कई सारे कपड़े गीले होते हैं। तो इसलिए जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है अपना काम निपटाने में। फिर भी मैं थोड़ा जल्दी-जल्दी करती हूँ, और बस माइंड डिस्टर्बेंस इसीलिए रहता है कि ताकि कि जल्दी-जल्दी से काम हो जाए, उसके बाद मैं पढ़ने के लिए बैठूँ। तो फिर मैंने सारे कपड़े धुल दिए थे। उसके बाद मैंने सोचा कि अभी पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ, लेकिन फिर दूसरा काम याद आ जाता है कि नहीं, अभी चलो ठीक है, वो काम हो गया, इसके बाद नहाकर आते हैं, नहाकर आने के बाद आराम से बैठते हैं, क्योंकि जब तक वो सोती है ना तब तक ही मैं काम कर पाती हूँ। और नहाने का सबसे डिफ़िकल्ट है मेरे लिए कि मैं उसको छोड़ के कैसे जाऊँ। तो सबसे पहले मैं जो है नीचे को झाड़ू पोछा लगाती हूँ, फिर नीचे कपड़ा बिछाती हूँ, उसके बाद उसे नीचे सुलाती हूँ और फिर नहाने के लिए जाती हूँ। क्योंकि एक बार वो बेड से गिर गई थी, तो तब के बाद मैंने उसे बेड पे सुलाया नहीं अपने अपने पीछे, मतलब कि जब भी मैं कमरे से बाहर निकलती हूँ तो मैं उसको ऊपर नहीं सुलाती हूँ, ऊपर नहीं छोड़ती हूँ। ठीक है, चाहे वो जगी हुई हो या फिर सोई हुई हो। अभी भी आप देख रहे होंगे बेड पर अब वो नहीं है, मैंने उसको नीचे सुला दिया था नहाने जाने से पहले,
क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा डर रहता है वो एकदम से उठ के और चलने लगती है और फिर नीचे गिर जाती है। अब उसे उतरना नहीं आता तो मैं उसे नीचे ही सुलाती हूँ। अभी बस नहा धोने के बाद मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी से थोड़ा बहुत जो भी लगाना है वो लगाकर पढ़ने के लिए बैठ जाओ, बाकी का काम ना फिर होता रहेगा। काम तो अभी बहुत सारा है, अभी मुझे बर्तन भी साफ़ करने हैं, बर्तन साफ़ नहीं हुए हैं। ठीक है, किचन में तो वैसे क्लीन कर दिया था लेकिन बर्तन रह गए हैं, तो बर्तन मैंने सिंक में डाल रखे हैं और वो ज़रूरी नहीं कि मैं अभी साफ़ करूँ, वो तब मैं कर सकती हूँ जब वो जाग जाएगी, जब वो खेलती रहेगी तब मैं वो काम छोड़ दूँगी। ठीक है, मैं झाड़ू नहीं लगा सकती जब वो जगी रहती है और पोछा नहीं लगा सकती, नहा नहीं सकती, तो वो काम मैं जल्दी-जल्दी कर लेती हूँ जब वो सो जाती है। तो अभी मैं अपनी बुक उठा रही हूँ क्योंकि आज मेरा फर्स्ट डे है रीट की प्रिपरेशन के लिए, तो मैं आज डिसाइड करूँगी कि मुझे क्या-क्या करना है स्टार्टिंग में। वैसे तो मैंने पहले से ही टाइम टेबल बना लिया अपना, टाइम टेबल तो नहीं कहूँगी लेकिन स्ट्रैटेजी बना ली है कि मुझे क्या-क्या चीज़ें कहाँ से शुरू करनी है, क्योंकि टाइम मुझे फिक्स नहीं हो पाएगा। मेरे साथ यही प्रॉब्लम होगी अभी कि टाइम मुझे ये नहीं है कि मैं 10 बजे पढ़ने बैठूँगी तो 10 ही बजे डेली पढ़ने बैठूँगी, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। क्योंकि आज वो सो रही है, हो सकता है कल वो इस टाइम ना सोए, तो इसलिए मैंने अपनी बुक ले ली है जो मुझे पढ़नी है। रीड के लिए अलग से कोई बुक नहीं ली है। अभी देखो मैंने इसे नीचे सुला रखा है और अभी मैं भी खुद भी नीचे पढ़ने के लिए ही बैठूँगी। तो मैं सबसे पहले करूँगी प्रीवियस पेपर राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा 2011 से लेकर और 16 तक, जो भी फ़िलहाल मेरे पास अवेलेबल है। और आज मैं सोच रही हूँ सारे प्रीवियस पेपर करके एक साइड करूँ और उसके बाद जो है सिलेबस को नए तरीके से रिवाइज़ करूँ, क्योंकि देखिए हम लोगों ने सीटेट की तैयारी कर रखी है, यूपी टेट, सुपर टेट की तैयारी कर रखी है, तो हमें थोड़ा-सा ये रहता है कि ये सब चीज़ें हो जाएगी आसानी से। तो उसके बाद बस मैं भी जो है पढ़ने के लिए बैठ गई थी और मुझे मतलब कि मैंने सोचा कि काफ़ी ज़्यादा मैं जल्दी-जल्दी कर लूँगी, जितना प्रीवियस पेपर है वो तो मैं जल्दी से कर ही लेती हूँ। क्योंकि पहले जैसे कि मैंने बताया पहले जो पढ़ा लिखा होता है ना वो जल्दी-जल्दी याद आ जाता है, लेकिन जब मैं इसको पढ़ रही थी ना तो मुझे वाक़ई में कसम से मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगा। यार मतलब हम लोगों ने सीटेट के लिए पढ़ा है लेकिन मुझे रीट का जो भी मतलब आज मैं सीडीपी कर रही हूँ, फर्स्टली सीडीपी के प्रीवियस पेपर में कर रही हूँ, तो मुझे ना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगा। और जब मैंने प्रीवियस पेपर करने शुरू किए मेरे 7 से 8 क्वेश्चन गलती थे 30 में से। मुझे यकीन नहीं हुआ क्योंकि मैं सीडीपी बहुत अच्छे से कर लेती हूँ और ये मैं ओवर कॉन्फिडेंस से नहीं कह रही हूँ, मैंने प्रैक्टिस की है इसलिए मैं बोल रही हूँ। और सीटेट में भी मेरे काफ़ी अच्छा स्कोर था, यूपी टेट में भी मेरा काफ़ी अच्छा स्कोर था और जो मैंने उत्तराखंड टेट दिया था उसमें भी मेरा काफ़ी ठीक ठाक स्कोर था। लेकिन जब 7 से 8 क्वेश्चन मिस्टेक हुए तो मुझे लगा कि यार नहीं, प्रिपरेशन की काफ़ी ज़्यादा कमी है, क्योंकि 7 से 8 क्वेश्चन गलत होने का मतलब है जो 7 से 8 गलत हुए वो तो हुए ही है। 7-8 क्वेश्चन ऐसे भी तो होते हैं ना जो हम अनुमान से लगाते हैं, हमें पक्का नहीं पता होता है, हमने वो हूबहू पढ़ा नहीं होता है, अनुमान से लगाते हैं। तो फिर काफ़ी ज़्यादा मुझे बुरा फ़ील लगा कि यार स्टडी बीच में छोड़ने का यही एक जो है नुकसान हो जाता है। तो अभी मैं पढ़ने के लिए बैठी और लगभग मुझे डेढ़ पौने 2 घंटा हो गया था पढ़ते-पढ़ते। और मैंने काफ़ी सारे डेढ़ 2 पौने घंटे में, क्योंकि 30-30 क्वेश्चन का सेट था तो मैंने जल्दी-जल्दी से किया। और जो इसमें जो प्रीवियस पेपर है उनके क्वेश्चनों के साथ-साथ आंसर भी दे रखे हैं। आंसर मतलब कि जैसे डिस्क्रिप्टिव टाइप दे रखा है, जो भी ऑप्शन है उनके बारे में बता रखा है, जो भी ऑप्शन सही है उनके बारे में एकदम डिस्क्रिप्टिव टाइप लिखा हुआ है, तो वो काफ़ी अच्छा लगता है पढ़ने में। वहीं पर सारे जो डाउट्स होते हैं ना वो क्लियर हो जाते हैं। तो आप भी अगर रीड के लिए कोई बुक चुनेंगे ना तो वो बुक ज़रूर बताइएगा मुझे भी कमेंट सेक्शन में। अभी मैंने कोई बुक नहीं ली है और मैं जनवरी 1 में बुक ले लूँगी और उस बुक को मुझे कंप्लीट करना होगा। फिर सबसे पहले मैं सिलेबस यहाँ पर निकालूंगी और सिलेबस निकलवा कर ही मैं एक एक टॉपिक को क्लियर करूँगी, क्योंकि मुझे यार करना है रीड का बहुत ज़्यादा, मतलब कि बहुत टाइम हो चुका है, जॉब नहीं मिली है तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन सा होता है, कभी कभी फील होता है कभी कभी कि इतने साल बीत गए हैं अभी तक कुछ कर नहीं पाए हैं। तो मैं रीड की देखिए होगा तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल, क्योंकि मेरा जो छोटा बेबी है ना वो मुझे पढ़ने नहीं देता है। अगर मैं इधर उधर जाती हूँ बुक भी रख दी ना तो तुरंत फाड़ देती है। अभी इसके बाद यही हुआ था कि मैं लगभग 2 घंटे हो गए थे मुझे पढ़ते हुए, उसके बाद वो उठी थी। उठने के बाद तो पॉसिबल ही नहीं है कि मैं पढ़ने बैठ जाऊँ। अगर वो खेलती है नीचे और मैं ऊपर बैठ जाऊँ बेड पर तो बस बेड पकड़ कर खड़ी हो जाती है कि मुझे भी ऊपर ही लो, और फिर पढ़ने नहीं देती बिल्कुल भी। काश मेरे पास भी कोई ऐसा होता कि उसको सँभालता और मैं लाइब्रेरी वगैरह जॉइन कर लेती तो शायद मैं पढ़ लेती। और अभी वो उठ चुकी है और उठते ही वो हमेशा ना फ्रेश ही उठती है, कभी वो रोती नहीं है।
कभी नहीं, और उसने मेरी बुक फाड़ दी थी। तो आज का व्लॉग यहीं पर करते हैं समाप्त फ्रेंड्स। कैसा लगे व्लॉग ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। राधे राधे फ्रेंड्स, और अपनी तैयारी करते रहे।